आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं राहुल शुक्ला आज आपके सामने एक नया टॉपिक लेके आया हूं जो कि करंट अफेयर का टॉपिक है। हमारा टॉपिक है केंद्रीय बजट 2022-2023। अगर इसकी बात करें तो एक काफ़ी बड़ा टॉपिक है, इसलिए मैंने यह निर्धारित किया है कि इसे मैं 3 पार्ट्स में लाऊंगा। 10-10 मिनट के 3 पार्ट्स आपको लाऊंगा, जिससे आपको समझने में आसान होगा और आपकी क्लास भी उतनी लंबी नहीं होगी। तो हम लोग बात करते हैं, प्रत्येक वर्ष 1 फरवरी के आसपास केंद्र सरकार अपना बजट प्रस्तुत करती है। इस बार भी केंद्रीय बजट 2022 1 फरवरी को प्रस्तुत हुआ और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह बजट प्रस्तुत किया। निर्मला सीतारमण की बात करें तो इन्होंने लगातार यह चौथी बार बजट प्रस्तुत किया है। यह प्रश्न भी आपके एग्जाम में बन सकता है, लगातार चौथी बार यह बजट प्रस्तुत किया है। साथ ही में बात करें, जो केंद्रीय बजट वर्तमान में 1 फरवरी 2022 को प्रस्तुत किया गया, यह पेपरलेस बजट है। पेपरलेस मतलब पहले बजट आता था तो क्या होता था, बहुत सारे पेपर्स में उसका डॉक्यूमेंट हुआ करता था। अब कुछ ही पेपर होंगे, बाकी क्या होगा, डिजिटल होगा। तो पेपरलेस बजट है। तो इस प्रकार 2022 में आने वाला बजट, जो बजट आया है, ये अब तक का दूसरा पेपरलेस बजट है। इससे पूर्व 2021 में पहला पेपरलेस बजट आया था और 2022 में दूसरा पेपरलेस बजट आया है, जो कि किसने प्रस्तुत किया है, निर्मला सीतारमण ने। तो दोनों ही बजट किसने प्रस्तुत किया, निर्मला सीतारमण जी ने ये दोनों ही बजट प्रस्तुत किए हैं। बात करें बजट की, तो हमारे संविधान के अंतर्गत बजट शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के अंतर्गत वार्षिक वित्तीय विवरण का जिक्र मिलता है, जिसे ही बजट कहा जाता है। हम बजट से प्रोनाउंसिएट करते हैं, लेकिन भारतीय संविधान में किस नाम से है, वार्षिक वित्तीय विवरण, उसी को बजट कहा जाता है। तो किस भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के अंतर्गत। हम लोग बात करते हैं कि स्वतंत्र भारत का सबसे पहला बजट किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया। तो हम लोग बात करें, स्वतंत्र भारत का जो सबसे पहला बजट है वो 26 नवंबर 1947 को R.K. षणमुखम चेट्टी द्वारा प्रस्तुत किया गया था। और बात करें कि अब तक के सबसे ज़्यादा बार बजट किसने प्रस्तुत किया है, तो मोरारजी देसाई ने लगभग क्या 10 बार अब तक बजट प्रस्तुत किया। तो मोरारजी देसाई ने सर्वाधिक बार बजट प्रस्तुत किया है। जब यह बजट स्टार्टिंग से प्रस्तुत होता आया तो 1955 तक बजट सिर्फ इंग्लिश भाषा में ही आता था, इंग्लिश भाषा में ही प्रकाशित होता था। लेकिन 1955 के बाद से जितने बजट आए हैं वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही प्रकाशित होते हैं। तो हम लोग बात करते हैं, इसके मुख्य बिंदुओं को जानते हैं, इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं, जो कि आम तौर पर आप लोग नहीं पढ़ते हैं या गिनी चुनी चीज़ी बातें पढ़ते हैं, ये आपको समझ में नहीं आता। तो हम लोग बात करते हैं, जो केंद्रीय बजट 2022 या 2023 आया है, जो कि क्या है, दूसरा पेपरलेस बजट है। इसमें बात करें कुल अनुमानित व्यय, मतलब 2022 से लेकर 2023 तक फाइनेंशियल ईयर कब से कब तक होता है, तो कब से कब, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक वित्तीय वर्ष होता है। ठीक है, तो एक वित्तीय वर्ष के अंतर्गत अनुमानित व्यय कितना रखा गया है, 39.45 लाख करोड़। ठीक है, 39.45 लाख करोड़ ये अनुमानित व्यय है। या फिर हम कह सकते हैं कि बजट 2022-23 का कुल बजट कितना है, तो 39.45 लाख करोड़। ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी एग्जाम में बन सकता है। फिर हम बात करते हैं कि 22.84 लाख करोड़ ये क्या है, कि जो हमें प्राप्तियां होंगी, प्राप्ति मतलब ये इतनी हमें क्या होंगी, प्राप्ति, किसको छोड़ के, उधारी, जो उधारी है उसको छोड़कर हमें कुल प्राप्ति कितनी होंगी, तो 22.84 प्राप्ति होंगी। तो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कुल अनुमानित व्यय या फिर कुल बजट आपको हर हाल में याद करना होगा। ठीक है, तो मतलब हमारा व्यय कितना होना है, 39.45 लाख, और हमें प्राप्तियां कितनी होंगी उधारी को छोड़ के, तो 22.84 लाख करोड़। फिर हम लोग बात करते हैं चालू वित्तीय वर्ष में राजकोषीय घाटा। अब अगर आज हम बात करें, अभी हमारा चालू वित्तीय वर्ष चल रहा है, भाई पुराना वाला ही तो चल रहा है, 1 अप्रैल से नया लागू हो जाएगा। तो चालू वित्तीय वर्ष में जो राजकोषीय घाटा, अभी राजकोषीय घाटा क्या होता है, लोग इसको जब पढ़ते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखिए, राजकोषीय घाटा, जैसे हम अपने घर की ही अर्थव्यवस्था की बात करें, तो घर में मान लीजिए मम्मी पापा जॉब करते हैं, तो
क्या होता है, जब वो कमाते हैं तो पैसा आता है, तो पैसा आया मतलब क्या हुई, हमारी आय, और फिर वो पैसा खर्च हुआ तो हमारा क्या हुआ, व्यय। तो इस तरीके से बात की जाए कि हम व्यय और आय के बीच जो अंतर होता है, मान लीजिए आपने कमाया, आया कितना 10 रुपये और व्यय कितना हो गया 12 रुपये, तो आपका घाटा कितना हुआ, 2 रुपये का घाटा हुआ। इसी तरीके से राजकोषीय घाटा मतलब अपनी सरकार का, केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा अगर हम चालू वित्तीय वर्ष की बात करें तो कितना रहा, 6.9% रहा। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट बन सकता है कि 6.9% इसका क्या रहा, राजकोषीय घाटा, मतलब कि व्यय ज़्यादा हुआ, आय कम हुई। फिर हम लोग बात करते हैं कि 2022-23 में अनुमानित राजकोषीय घाटा, मतलब ये जो आने वाला फाइनेंशियल ईयर है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, इसमें अनुमानित राजकोषीय घाटा कितना हो सकता है, तो कितना हो सकता है, 6.4%। ये भी आपको याद करना होगा। राजकोषीय घाटा आपको क्लियर हो गया होगा कि कुल व्यय और कुल आय के बीच का जो अंतर होता है वही राजकोषीय घाटा होता है। फिर बात करते हैं भारत की आर्थिक विकास दर। ठीक है, भारत की आर्थिक विकास दर। अब आर्थिक विकास नापने के बहुत सारे तरीके होते हैं। फाइनली अगर हम लोग आर्थिक विकास के बारे में बात करें तो हम कह सकते हैं कि प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय में होने वाले परिवर्तन, भाई प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय में होने वाले परिवर्तन को ही हम क्या कहेंगे, आर्थिक विकास कहेंगे। ठीक है, अगर प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय बढ़ रही है तो क्या है, ये भी बढ़ेगी। ठीक है, तो इसी तरीके से आर्थिक विकास दर कितनी है अनुमानित, 9.2%, जो कि सभी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे बड़ी है, सबसे ज़्यादा है। 9.2 क्या है, जितनी भी अर्थव्यवस्थाएं हैं, चाहे यूएसए हो, चाहे चाइना हो, अदर कंट्रीज़ हो, उनकी जो अर्थव्यवस्थाएं हैं उनमें से अगर सबसे बड़ी कोई अनुमानित आर्थिक विकास दर है तो हमारे भारत की है, 9.2% है। फिर आप देख रहे होंगे यहाँ पर हमने एक सिक्का बना के रखा है, तो यहाँ पर इस सिक्के के माध्यम से केंद्र सरकार या कोई व्यक्ति समझने का और समझाने का प्रयास करता है कि हमारे पास जो धन आता है वो किन मदों से आता है, मतलब हमें कैसे प्राप्त होता है और फिर वो कैसे खर्च होता है। तो 1 रुपये का एग्जाम्पल लिया जाता है और उसे पैसों में विभाजित कर दिया जाता है। तो फॉर एग्जाम्पल मानते हैं कि हमारे पास 1 रुपया आया, 1 रुपया आया, तो 1 रुपया कहाँ से आया, तो इसमें देखिएगा कहाँ से आएगा पैसा, मतलब 1 रुपये कहाँ से आएगा, तो देखिएगा 35 पैसे क्या होते हैं, 35 पैसे उधार लिए जाते हैं, मतलब केंद्र सरकार द्वारा 35 पैसे क्या लिए जाएंगे, 1 रुपये का हम एग्जाम्पल ले रहे हैं। ठीक है, तो 35 पैसे क्या हो जाएगा, उधार लिया जा रहा है। 15 पैसे हमें कॉरपोरेट टैक्स से प्राप्त होते हैं, 15 पैसे हमें इनकम टैक्स से प्राप्त होते हैं, 5 पैसे हमें कस्टम ड्यूटी से प्राप्त होते हैं, 7 पैसे हमें पेट्रोल डीजल पर लगने वाली एक्साइज ड्यूटी से प्राप्त होते हैं और 16 पैसे हमें जीएसटी से प्राप्त होते हैं, मतलब गुड एंड सर्विसेज टैक्स, जिसे गब्बर टैक्स के नाम से भी जाना जाता है, और 5 पैसे हमें नॉन वैल्यूड टैक्स से प्राप्त होते हैं और साथ ही में 2 पैसे हमें गैर कर पूंजी प्राप्तियों से प्राप्त होते हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो जो हमारे पास पैसा आता है या केंद्र सरकार को पैसा प्राप्त होता है, सबसे ज़्यादा किससे प्राप्त होता है, या तो हम उधारी से प्राप्त होता है या फिर जीएसटी गुड एंड सर्विसेज टैक्स से प्राप्त होता है। तो ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, अब फाइनली इन मदों से हमारे पास क्या हुआ, 1 रुपये कलेक्ट हो गया। अब जब 1 रुपये आ गया तो अब भाई 1 रुपये केंद्र सरकार का कोई मंत्री अपनी पॉकेट में तो रखेगा नहीं, वो आया है तो उसको खर्च भी करना है। तो खर्च किन किन मदों में करना है, तो हम उदाहरण से समझते हैं। रुपया कहाँ जाता है, मतलब आया, अब जाएगा कहाँ, तो जाने में अगर हम बात करें 1 रुपये को हम डिवाइड करें तो 15 पैसे में क्या होता है, केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं, मतलब केंद्रीय क्षेत्र की जो योजनाएं हैं 15 पैसे उनमें खर्च होते हैं, 20 पैसे ब्याज अदायगी पे खर्च होते हैं, 8 पैसे रक्षा पे खर्च होते हैं, रक्षा मतलब देश की सुरक्षा पे खर्च होते हैं, 8 पैसे आर्थिक सहायता के रूप में खर्च होते हैं। इसी तरीके से 10 पैसे वित्त आयोग के द्वारा खर्च किए जाते हैं। इसी प्रकार 17 पैसे करों एवं शुल्कों में राज्यों का हिस्सा के लिए खर्च होते हैं। इसी प्रकार 4 पैसा किस लिए खर्च होता है, पेंशन आदि में खर्च होता है, और 9 पैसा अन्य व्यय बहुत सारे होते हैं उनमें खर्च होता है, और 9 पैसा केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं, जो केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाएं हैं उनमें
खर्च होता है। तो इस तरीके से हम लोग अगर देखें तो सबसे सर्वाधिक रुपया कहाँ जा रहा है, तो सर्वाधिक रुपया अगर आप इसमें देखेंगे तो कहाँ जा रहा है, ब्याज अदायगी में जा रहा है या फिर करों एवं शुल्कों में राज्यों के हिस्से के अंतर्गत जा रहा है। तो ये हमारा केंद्रीय बजट 2022-23 के अंतर्गत हम ये देख रहे हैं कि अगर हमें 1 रुपये प्राप्त हो रहा है तो किन मदों से प्राप्त हो रहा है और ये किन मदों में खर्च होगा। तो ये हमारी केंद्रीय बजट 2022-23 की पहली वीडियो थी। जल्द ही मैं आपको इसकी दूसरी और तीसरी वीडियो लेकर आऊँगा। 3 वीडियो में आपको इसमें काफ़ी कुछ तक समझ में आएगा। अगली वीडियो में हम इसके द्वारा चलाई गई योजनाओं पर आवंटित राशि और भी कई चीज़ें हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे कि किन केंद्रीय बजट ने किन बिंदुओं पर ज़्यादा फोकस किया है, किसे वो सुदृढ़ करना चाहते हैं, अपने देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए किन किन कदमों को वो आगे लेकर चलेंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।